हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फोर्जिंग। ठीक है। फोर्जिंग सबसे पहले मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि आप लोगों ने पुरानी पद्धति देखी होगी लोहारों की। ठीक है, लोहार आप सभी जानते हैं क्या होते हैं। जो लोहे से जो औजार बनाते हैं उनको हम कहते हैं लोहार। ठीक है, वो क्या करते हैं आपने देखा होगा, कई सारी मूवीज में भी, पुरानी मूवीज में दिखाते हैं या आज आज भी गाँव में इस तरह की पद्धति का इस्तेमाल होता है कि हम लोहे को भट्टी में डाल देते हैं और उसको गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करते हैं, कब तक गर्म करते हैं, जबकि वो लाल दहकता सा ना हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको उसके ऊपर हैमर से यानी हथौड़े से, एक वजनदार हथौड़ा होता है, और उससे पीट पीट कर हम उसको आकार और प्रकार को बदलने की कोशिश करते हैं। कई प्रकार के औजार बनाते हैं, कई प्रकार के कृषि में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बनाते हैं, है ना। तो वो जो एक तरह का जो पुरानी पद्धति है लोहारों वाली, वो एक तरह की वही चीज हमारी कहलाती है फूर्जी। ठीक है। वो इंग्लिश में हम वो लोहार जो काम करते हैं उसको हम कहते हैं ब्लैक स्मिथी। ठीक है, क्योंकि काफी वहां पे कालापन आ जाता है जहां पर वो काम होता है, और जो करता है उसके भी हाथ पैर काले हो जाते हैं, तो इसलिए वहां से उसको ब्लैक कहा गया, वर्ड आया। और स्मिथी मतलब हमारी भट्टी। ठीक है। तो ब्लैक स्मिथी की जो प्रिंसिपल है, जो उसका आधार है, जो आदर्श है, वही आधार और आदर्श हम फोर्जिंग में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है फोर्जिंग में। फोर्जिंग का, फोर्जिंग is the process by which heated metal is shaped by the application of sudden blows or steady pressure, and characteristics of plasticity of material are made use of। एक बार फिर से रीड करते हैं। फोर्जिंग इज अ प्रोसेस बाय विच हीटेड मेटल इज शेप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सडन ब्लोज और स्टडी प्रेशर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज यूज्ड। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उसमें प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें इट इज हीटेड मेटल, जैसे मैंने बोला, रेड हॉट किया जाता है, एकदम लाल दहकता बनाया जाता है। ठीक है, गर्म किया जाता है, और उसके बाद उसको शेप दिया जाता है किससे, चाहे बहुत तेज हवा, सडन ब्लोज, ठीक है, काफी दबाव में हवा के द्वारा, या फिर स्टेडी प्रेशर यानी दबाव के द्वारा। ठीक है, तो ब्लोज यानी हवा, बहाव। ठीक है, प्रेशर यानी दबाव। बहाव या दबाव की का इस्तेमाल करके हम उसको किसी भी उपकरण के रूप में हम अपने रॉ मटेरियल को बदल देते हैं जब वो लाल दहकता होता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फोर्जिंग। तो ये जो फोर्जिंग प्रोसेस है, इट इज ऑल्सो कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कोल्ड वर्किंग। ठीक है, और जब यही चीज टेम्परेचर बढ़ा करके, गर्म करके की जाती है एट एलिवेटेड टेम्परेचर, तो सेम प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज अ वार्म और हॉट फोर्जिंग। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर की वार्म है कि हॉट है। ठीक है, व्हाट आर द टिपिकल, अभी से फोर्जिंग से हम क्या क्या बनाते हैं, टिपिकल पार्ट्स मेड ऑफ फोर्जिंग। वो कौन कौन से पार्ट हैं जो फोर्जिंग का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। क्रैंक शाफ्ट, आप देखे हैं इंजन्स में यूज होता है क्रैंक शाफ्ट, एंड कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, टरबाइन,
भी बनाया जाता है, डिस्क बनाए जाते हैं, गियर्स बनाए जाते हैं, व्हील्स चक्के बनाए जाते हैं, बोल्ट हेड वो बनाया जाता है, और हैंड टूल कई प्रकार के हाथ से इस्तेमाल किए जाने वाले औजार बनाए जाते हैं। इनके अलावा बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको बनाने के लिए हम फोर्जिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पिक्स फोटो लगा के रखी हुई है। ये जो है टूल्स हैं, ये वो टूल्स हैं जो हमको फोर्जिंग में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इन सारे टूल्स को आप पहचानते होंगे, कुछ जैसे ये हैमर है, ये नेल है ना, ये टोंग है यानी पकड़ने वाला। ठीक है, ये फाइल्स हैं हमारे पास में। ओके, ये भी टोंग है एक प्रकार का, इससे हम गर्म चीजों को पकड़ते हैं। ओके, इसके अलावा मैंने एक और इमेज रखी है, तो इसमें अच्छा चलिए इसमें ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं और उनका यूज क्या क्या है फोर्जिंग में। सबसे पहले देखते हैं हैमर, स्लेड्ज हैमर। ये टूल का नाम है जो कि फोर्जिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? टू फोर्ज बिग जॉब्स, हैवी वर्क के लिए। ठीक है, ये है हमारा यूज, और यहां पर हम लिखेंगे नेम ऑफ टूल्स। आपको नॉर्मल जानकारी के लिए मैं बताती जा रही हूँ। फिर स्मिथ्स बॉल पेन हैमर, ये भी एक तरह का हथौड़ा होता है जो एक तरफ से गोल होता है, आपने देखा होगा। इसका इस्तेमाल होता है टू फोर्ज लाइट एंड मीडियम वर्क। तीसरा टोंग्स, टोंग्स चिमटे की तरह होता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं फ्लैट एंड स्क्वायर। फ्लैट भी होता है, स्क्वायर भी होता है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं टू होल्ड, आपने देखा है चिमटा, टू होल्ड बस वही है, टू होल्ड दी हॉट वर्क। जो हमारा काम है गर्म चीजों को पकड़ने के लिए टोंग का इस्तेमाल होता है। फोर्थ इज चीजल, चीजल का इस्तेमाल हम करते हैं टू कट कोल्ड मेटल। ठीक है, ये जो नीचे में इमेजेस दिख रहे हैं ये सब भी सारे के सारे फोर्जिंग के टूल्स हैं। ये हमारा कोल्ड चीजल कोल्ड सेट है। चीजल का हॉट सेट हम इस्तेमाल करते हैं टू कट हॉट मेटल। इसी तरह से औजार होता है फुलर्स, टॉप एंड bottom. These are used to shape inside curves. कोई कर्व बनाना हो तो फुलर्स का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, फिर ये इनसाइड हो गया। आउटसाइड बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्वेजेस का, स्वेजेस टॉप एंड बॉटम टू शेप आउटसाइड कर्व्स भी लिख सकते हैं इनको, और या लिख सकते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, ये देखिए ये सारे टूल्स है ना, इनका भी इस्तेमाल फोर्जिंग में किया जाता है, शीट मेटल के दौरान भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट टूल हम देखते हैं फ्लैटर। इसका इस्तेमाल किया जाता है टू गिव स्मूथ फिनिश टू फ्लैट सरफेस। चिकनी सतह बनाने के लिए फ्लैटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर पंचेस हैं, फिर एनविल होता है, ये जो है ये एनविल कहलाता है। ठीक है, फिर आता है आपका स्वेज ब्लॉक। पंचेस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टू मेक
रिसेस ऑफ एनी शेप। ठीक है, पंच यानी जानते हैं ना, पंच आपने पेपर पंच मशीन यूज की है, वैसे यहाँ पर मेटल के लिए भी पंचेस यूज किया जाता है। फिर एनविल का इस्तेमाल किया जाता है पीटने के लिए। नीचे हमको ठोस सतह चाहिए ताकि हम पीटे तो नीचे की सतह खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टू फोर्ज आर्ट जो भी है उसको बेंड करने के लिए हमारे वर्क को, और शेप के लिए, शेप ऑफ द वर्क के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्वेज ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है टू शेप और बेंड दी वर्क। ठीक है, गोज इसका इस्तेमाल हम करते हैं टू कट plates to curves. So these are the tools. Okay, these are the tools which we use to make forging equipments or forging material. Okay, ये सारे वो tools हैं जो हम स्मृति में इस्तेमाल करते हैं। Now let's see discuss about the advantage and disadvantages of the forging. इसके नुकसान और फायदे क्या क्या हैं पहले हम जान लेते हैं। What are the advantages? लाभ कौन कौन से हैं? It improves structure of metal. Structure of metal. ओके, स्ट्रक्चर मेटल, किसी भी मेटल का अगर स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है तो इसका मतलब है कि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी काफी बढ़ जाती है, काफी अच्छी हो जाती है। ठीक है, फोर्जिंग्स आर इजिली वेल्डेड, जो भी फोर्जिंग प्रोडक्ट होता है उसको आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। थर्ड, एक जैसे कई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। रैपिड डुप्लीकेशन ऑफ components is possible. Fourth, ability of the forging to withstand अनप्रिडिक्टेबल लोड, मतलब अचानक कोई भी लोड आ जाता है तो फोर्ज जो मटेरियल होता है वो आसानी से उस लोड को सह लेता है। फिफ्थ एडवांटेज है मटेरियल रिमूविंग इज मिनिमम, मतलब फिनिश प्रोडक्ट जो हमारे पास आता है बनने के बाद में उसमें मटेरियल रिमूविंग बहुत कम की जाती है। सिक्स्थ एडवांटेज है सरफेस फिनिश इज स्मूथ, जो ऊपरी सतह होती है वो काफी चिकनी होती है। इसकी मशीनिंग प्रॉपर्टी काफी अच्छी होती है, सुपीरियर मशीनिंग क्वालिटीज। एट एडवांटेज है टू अटेन क्लोज टॉलरेंस, काफी जैसा क्या होता है इसमें डाई का इस्तेमाल किया जाता है तो काफी क्लोज टॉलरेंस हमको मिलता है इसमें, है ना। नाइन्थ एडवांटेज इज मिनिमम वेट पर यूनिट strength and better resistance to shock. So these are the advantages. Let's discuss about the disadvantage.
फर्स्ट वन, हमको इसमें सांचे की जरूरत पड़ती है, इसलिए सांचे की जो कॉस्ट रहती है वो काफी हाई रहती है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ डाइज एंड द कॉस्ट ऑफ देयर मेंटेनेंस इज हाई। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। अब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इज वेरी हाई, सो सिंस temperature of metal is very high, so there is a possibility of rapid oxidation, okay. Oxidation or scaling of surface, okay. Third one, forgings are costlier, इसके कंपैरिजन में costlier than casting. So these are the disadvantages of the forging, okay. Now next topic we are going to discuss is classification of forging. क्लासिफिकेशन, फोर्जिंग जो है दो प्रकार से की जाती है। एक तो जो हाथों से की जाती है, जो इसका मैं पहले उदाहरण दे रही थी, उसको हम कहेंगे हैंड फोर्जिंग। जो मशीन से की जाती है उसको कहेंगे हम मशीन फोर्जिंग। ठीक है, एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हैंड फोर्जिंग। लेट्स डिस्कस अबाउट द हैंड फोर्जिंग। हैंड फोर्जिंग जब की जाती है तो उस समय जो हमारा प्रोडक्शन रहता है वो काफी कम होता है और स्पेशल कामों के लिए की जाती है। इट इज employed for small quantity production। मतलब हमको जब सीमित चीजें बनानी होती, क्योंकि काफी मेहनत लगती है हाथ से काम करने में, तो इसीलिए सीमित चीजों को बनाने के लिए और अच्छी स्पेशल चीजों को बनाने के लिए हम हैंड फोर्जिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि स्मिथ फोर्ज होता है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हैंड फोर्जिंग। इट इज एम्प्लॉयड फॉर द स्मॉल क्वांटिटी प्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये आपके पास एक डायग्राम है, यहाँ पे मैंने शो किया है कि ये एक बर्नर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्मिथ फोर्ज, ये कहलाता है। सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज अ स्मिथ फोर्ज। ये एक तरह की मशीन होती है। इसमें देखिए ये एग्जॉस्ट है, ये टायर है ना, ये हमारा कंप्रेस्ड एयर यहाँ से हम डालते हैं, ऑयल है, ये हमारा वाटर टैंक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये इसका बेड है, क्लियर एकदम डिटेल्ड इसका डायग्राम है। यहाँ पे मेटल को हम हीट करते हैं, यहाँ से अंदर से हम आग, एयर ब्लास्ट, हम काफी गर्म हवा हम यहाँ से छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है ये हमारा एरिया जो है गर्म होता जाता है, गर्म होता जाता है और मेटल जो है हमारा रेड हॉट हो जाता है। जब रेड हॉट हो जाता है हमारा मेटल, तो हम एनविल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ऊपर मैंने एनविल का डायग्राम शो किया था, ये है हमारा एनविल। ठीक है, जब मेटल हमारा गरम लाल हो जाता है तो हम इस एनविल के ऊपर रख करके उसको पीट पीट करके शेप में लाने की कोशिश करते हैं, और हाथों से ही हैमर का द्वारा यानी हथौड़े के द्वारा इस्तेमाल करके हम उसको आकार और प्रकार देने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज कहलाती है हैंड फोर्जिंग। हैंड फोर्जिंग में कुछ प्रोसेस है जिसमें हम कुछ प्रोसेस जो हम करते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये तो सिंपल सा प्रोसेस बताया मैंने। जो प्रोसेस इसमें किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है, वो है अपसेटिंग। क्या क्या हम कर सकते हैं, तो ये अपसेटिंग के दो डायग्राम्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये अपसेटिंग का डायग्राम है। अब देखिए इसमें डाई है। ठीक है, हमने मेटल को रेड हॉट किया। सबसे पहले रेड हॉट करने के बाद हमने क्या किया, डाई में अपने ये लाल दहकता मेटल रहता है जो ए लिखा हुआ है,
इसको हम डाई में फिक्स कर देते हैं, सांचे में हम डाल देते हैं। सांचे में डालने के बाद हम यहाँ पर उसको एक पार्ट से जोड़ देते हैं, उसका पहला पार्ट हम वापस लेकर के आते हैं और उसको दबाते हैं। दबाने के बाद क्या होता है, ये ऊपर का जो प्रोसेस होता है, तो जो पोर्शन होता है वो ये शेप में आ जाता है। फिर उसको और दबाते हैं, इस शेप में आ जाता है। फिर उसको और दूसरे हैमर से दबाते हैं तो वो इस शेप में आ जाता है, ABCD। ठीक है, अलग अलग स्टेज में। हमको इस शेप का चाहिए तो हम यही बंद कर देंगे, हमको इस शेप का चाहिए तो हम सी शेप में बंद कर देंगे, और हमको डी शेप का चाहिए तो हमको डी शेप तक हम इसको लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं अपसेटिंग। तो अपसेटिंग जो प्रोसेस होता है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस and length decreases। ठीक है, यहाँ पे लंबाई कम होती जाती है और इसकी मोटाई बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे देखिए पहले इतना लंबा था, फिर फाइनल प्रोडक्ट में इसकी लंबाई काफी कम हो जाती है। ये भी एक तरह का मैंने प्रोसेस बताया है, अपसेटिंग का प्रोसेस है। ये देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, स्टेज 2 में डिफरेंस दिख रहा है, स्टेज 3 में आपको डिफरेंस दिख रहा है। ये सारे डायग्राम्स मैंने गूगल से निकाले हैं, आप देखेंगे तो और अच्छे डायग्राम आपको गूगल में अवेलेबल होंगे। तो ये एक अपसेटिंग का प्रोसेस जो है हैंड फोर्जिंग में किया जाता है। दूसरा प्रोसेस किया जाता है ड्राइंग डाउन, या इसको कहते हैं हम स्वैगिंग। ठीक है, और वैसे ही होता है, इसी प्रकार का एक प्रोसेस होता है सेटिंग डाउन। इसके बीच में मैं आपको बता रही हूँ डिफरेंसेस ये डायग्राम के थ्रू। देखिए ड्राइंग डाउन, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अ बार एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स विड्थ और थिकनेस बोथ। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन है। ये देखिए पहले हम लोगों ने बार को इस्तेमाल किया, फिर इसमें इसको दबाया और फिर ये इस प्रोसेस में आ गया। ये दबाने का जो काम होता है, ये जो देखिए ये प्लेन मेटल है ना, हम ऊपर से डाई लगा रहे हैं, नीचे से फिर डाई लगा रहे हैं और उसको प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करने की वजह से जो प्लेन सतह है, ये प्लेन सतह जो है आपकी वेवी फॉर्म में हो जाती है, मतलब इस तरह से बन जाती है। और इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये टूल हमको फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको ये जो वेवी फॉर्म जो हम बनाते हैं इसको हम कहते हैं ड्राइंग डाउन। और सेटिंग डाउन क्या होता है, सेटिंग डाउन में हम क्या करते हैं, सतह की बीच के परत को दबा देते हैं, सेट कर देते हैं नीचे। इट इज अ लोकलाइजिंग ड्राइंग डाउन और स्वैगिंग ऑपरेशन। ठीक है, आपको डायग्राम से बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि सेटिंग डाउन क्या होता है और ड्राइंग डाउन क्या होता है। ठीक है, तो ये 3-4 प्रोसेस हैं। इसी की तरह से एक और प्रोसेस आता है कटिंग आउट। ठीक है, 3 प्रोसेस हमने देखे। नेक्स्ट है हमारा कटिंग आउट। कटिंग आउट जो होता है, इसमें हम जो शेप्स है उसको हॉट चीजल का इस्तेमाल करते हैं। हॉट चीजल का इस्तेमाल करके हम स्वेज ब्लॉक के ऊपर अपने प्रोडक्ट को रख करके उसको कट कर देते हैं, तो वो प्रोसेस हो जाता है कटिंग डाउन प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हाथ से की जाती हैं, ये सारे प्रोसेस हाथ से किए जाते हैं, इसलिए इसको हम हैंड फोर्जिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मशीन फोर्जिंग। मशीन फोर्जिंग में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसके डिटेल्ड हैं। इसमें कई प्रकार हैं, जैसे ड्रॉप स्टैंप यूज होगा, इसमें स्टीम हैमर यूज होगा, इसमें न्यूमेटिक हैमर यूज होता है, हाइड्रोलिक हैमर यूज होता है। तो इसके अलग अलग डायग्राम्स बना करके मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल आप इसके नाम जानिए कि मशीन फोर्जिंग में कौन कौन सी मशीन यूज की जाती है। मशीन जो यूज होती है वो है ड्रॉप स्टैंप, दूसरा यूज होता है स्टीम हैमर, तीसरा जो यूज होता है वो है न्यूमेटिक हैमर, और जो चौथा हैमर यूज होता है वो हाइड्रोलिक हैमर। इसका बेसिक डिफरेंस ये होता है कि देखिए इसमें भी हैंड फोर्जिंग हो चाहे मशीन फोर्जिंग हो, दोनों में ही हम मेटल को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वो रेड हॉट नहीं हो जाता। ठीक है, लाल दहकता नहीं बन जाता। तो उसके बाद हम उसको कैसे पीट रहे हैं, जब हाथों से पीटते हैं तो वो चीज कहलाती है हैंड फोर्जिंग, और वही चीज जब मशीन के द्वारा पीटा जाता है तो वो कहलाती है मशीन फोर्जिंग। तो ड्रॉप स्टैम्प में क्या होता है, हम अपने मेटल को रेड हॉट करके हम मशीन के ऊपर उसको डाई के ऊपर सेट कर देते हैं और ऊपर से हम स्टैंपिंग करते हैं, मतलब
एक भारी सी चीज को गिरा देते हैं जिसकी वजह से वो कट करके नीचे आ जाता है। मतलब यहाँ से मेटल गिरा और ये क्या हो गया, आधा पार्ट इधर हट गया, आधा पार्ट इधर आ गया, जो बीच का हिस्सा है वो नीचे कट करके आ जाता है। ठीक है, जितना हमको पोर्शन काटना है वो नीचे गिर जाता है, तो वो उसको हम कहते हैं हमारा ड्रॉप स्टैम्प। स्टीम हैमर में क्या होता है, हम यहाँ पर स्टीम का इस्तेमाल करते हैं और हैमर को ड्रॉप करते हैं। ठीक है, स्टीम हैमर में क्या होता है, आपका जो हैमर रहता है वो पिस्टन से लगा हुआ होता है और पिस्टन जो रहता है वो एक कैरियज के अंदर होता है। यहाँ से स्टीम इन होती है और यहाँ से स्टीम आउट होती है। तो जैसे जैसे स्टीम बढ़ती जाती है ये नीचे आता जाता है। ठीक है, और हमारा नीचे जो वर्क रखा हुआ होता है उसके ऊपर दबाव बनाता है, जिससे वो जो वर्क है वो हमारा डिजायर्ड शेप लेने लगता है। न्यूमेटिक हैमर में क्या होता है, न्यूमेटिक हैमर में हम हवा का इस्तेमाल करते हैं, एयर का इस्तेमाल। न्यूमेटिक हैमर में हम एयर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कंप्रेस करके हैमर यानी हम हथौड़े को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम कंप्रेस एयर को पास कराते हैं तो अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक दोनों में ही हम दबाव वाला एयर का इस्तेमाल करते हैं और दबाव में आकर के एयर जो है हमारे हैमर को ऑपरेट करती है। हाइड्रोलिक हैमर में यहाँ पर वाटर को प्रेशर के साथ में इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर एयर को प्रेशर के साथ में इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर वाटर को प्रेशर के, यहाँ पर स्टीम का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल होता है ड्रॉप फोर्जिंग में। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसका डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और नेक्स्ट क्लास में हम एक और टॉपिक अपना कवर करेंगे, दैट इज बेसिक कैटेगरीज ऑफ फोर्जिंग। ठीक है, तो आज तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।